तो मैम एक मेजर प्रॉब्लम जो हेयर फॉल है जी, जो आज की जनरेशन है जो फेस कर रही है। हेयर फॉल इस वक्त फीमेल मेल्स दोनों में देखा जाता है। देखिए, अपना डाइट आपको अच्छा रखना चाहिए। मैम गांव में कहना होता है कि जब सावन या बरसात आता है तो बरसाती बाल झड़ रहा है, तो जी। क्या ये फैक्ट है या फिर ये भी हार्मोनल चीज है? ये बालों में ज्यादा पसीना आता है तो बाल कमजोर हो जाते हैं। जो छैया होता है इसकी दवाई बेसिकली लोग नहीं करते हैं, इलाज को एक मतलब डिजास्टर मान के छोड़ देते हैं। और सबसे पहले तो सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। उसके अलावा महिलाओं में हार्मोन के अपसेट से ये छाई होती है। पीसीओडी भी इफेक्ट करता है इसमें। मैम एक्ने क्यों होता है? एक्ने आपके बैक्टीरिया से होते हैं। नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिपिका। और आज हम बात करेंगे इनसे स्किन। आज मेजर प्रॉब्लम है हम सबकी लाइफ में, हेयर फॉल से लेकर स्किन एक्ने तक। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम एक मेजर प्रॉब्लम जो हेयर फॉल है मैम, जी, जो आज की जनरेशन जो फेस कर रही है, जी। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। कुछ लोग इसको अच्छी नींद का ना मानते हैं कि अच्छी नींद नहीं है या अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है मैम? हेयर फॉल इस वक्त फीमेल मेल्स दोनों में देखा जाता है। दोनों में अलग अलग कारण होते हैं। महिलाओं में मोस्टली हार्मोन की समस्या से ये होता है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट सेट होता है। और मेल्स में आपके डाइट से भी हो सकता है, और जेनेटिक भी आपने देखा होगा, इंडिया में बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो पहले जड़ पकड़ना उसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या कॉज है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए मैम क्या करना होता है? बेसिकली क्या पॉइंट्स होते हैं जो की फैक्टर्स जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अपना डाइट आपको अच्छा रखना चाहिए। प्रोटीन डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ही आपका बाल बनता है। इसके अलावा आपकी किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, इसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको कुछ जांचें लिखेंगे, उसको करा के आप वापस दिखा सकते हैं। उसकी दवाइयां लिखी जाएंगी और उससे हेयर फॉल रुक जाता है। अगर दवाइयों से वो चीज ठीक नहीं हो सकती है तो हम इंजेक्शन थेरेपी करते हैं। इंजेक्शन थेरेपी। मैम गांव में कहना होता है कि जब सावन या बरसात आता है तो बरसाती बाल झड़ रहा है, तो क्या ये फैक्ट है या फिर ये भी हार्मोनल चीज है? हाँ, ये सही है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर होता है कि मौसम पे डिपेंड करता है। आपके बालों में ज्यादा पसीना आता है तो बाल कमजोर हो जाते हैं आपके स्वेटिंग से, पसीने से, तो वो ज्यादा टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप हफ्ते में एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जैसे कीटोकोनाजोल शैम्पू होता है, ये यूज कर सकते हैं। बाकी समय कोई एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज करें तो इसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। मैम अब स्किन की अगर बात करें हम, तो स्किन में आजकल आप देख सकती होंगी, पहले की जो औरतें छैया, जैसे गांव में छैया कहा जाता है, जो छैया होता है इसकी दवाई बेसिकली लोग नहीं करते हैं, इलाज को एक मतलब डिजास्टर मान के छोड़ देते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब किस कारण से होता है, उसको ठीक करने की क्या, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि ये ठीक ही नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले तो सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। इवन मोबाइल देखने से जो ब्लू लाइट होती है, आप टीवी देख रहे हो, तो उससे भी आपको झाइयां बढ़ सकती है। धूप से भी आपको झाइयां होती है, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, चाहे आप घर में रहें चाहे बाहर जाएं। ठीक है, सनस्क्रीन तो जरूरी है। उसके अलावा महिलाओं में हार्मोन के अपसेट से ये झाई होती है, तो उसके लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम आती है 6% और 12% क्रीम्स, वो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, और उससे वो काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। पर उसमें भी एक मेजर फैक्टर ये आता है कि आपके हार्मोन किस पॉइंट पे है, किस लेवल पे है। अगर वो बहुत ज्यादा है तो पहले उसे डॉक्टर से कंट्रोल कराइए, तो वो आपका पूरी तरीके से खत्म हो। पीसीओडी भी इफेक्ट करता है इसमें फेस पे? जो मैं हार्मोनल अपसेट की बात कर रही हूँ, उसमें आपके हार्मोन का थोड़ा बहुत अपसेट और पीसीओडी दोनों आता है। तो पीसीओडी से आपके चेहरे पे झाई भी हो सकती है, मुहासे भी हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, वेट गेन होता है, और बहुत कुछ होती है। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाके जांच करना बहुत जरूरी है। मैम एक्ने क्यों होता है? मेजर चीजें एक्ने। एक्ने आपके बैक्टीरिया से होते हैं। अगर आपका हाइजीन अच्छा नहीं है या एनवायरमेंटल फैक्टर अच्छा नहीं है, आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, साफ नहीं ले रहे हो, रिफाइंड बटर ये सब ज्यादा खा रहे हो, तो आपकी स्किन पे एक्ने ज्यादा निकलता है। या फिर अगर आपको हार्मोनल अपसेट हो, जैसे कि पीसीओडी हो गया या माइल्ड हार्मोनल अपसेट हो गया, या आपका फेस वॉश आपको सूट नहीं कर रहा, तो काफी फैक्टर से एक्ने हो सकते हैं। एक्ने के लिए अगर कोई घरेलू नुस्खा, जैसे कि बहुत सारे चैनल्स पे आप देख रही होंगी कि बेसन लगा लीजिए, हल्दी लगा लीजिए, तो क्या ये इफेक्ट करता है? और देखिए, बेसन क्योंकि एक्सफोलिएंट की तरीके काम करता है, तो ये काम तो करता है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे ये डीआईवाई ट्रीटमेंट जो हम खुद से करते हैं वो एलर्जी भी कर सकती है। तो अगर आपको ऑलरेडी एक्ने है और उस पे आपको एलर्जी हो जाए, तो फिर वो आपको काफी झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी इची हो जाती है। फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। तो घरेलू नुस्खे कम करके बेटर रहेगा कि आप अपने स्किन डॉक्टर को दिखाएं। मैम आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है ग्लूटाथियोन लेना, जी, क्या ये हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है?
देखिए ग्लूटाथियोन बना था आपका फैटी लिवर ठीक करने के लिए, और उसके साइड इफेक्ट में देखा गया कि गोरापन आता है। तो फिर इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने अडेप्ट कर लिया कि ठीक है इसको हम व्हाइटनिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप ओरल ग्लूटाथियोन लेते हो तो इससे आपका लिवर मजबूत होता है और आपकी स्किन पे भी एक ग्लो और शाइन आती है। पर अगर आप ब्राइड हो, आपकी शादी होने वाली है, तो उसके लिए आईवी ग्लूटाथियोन ड्रिप्स बेस्ट होते हैं। उससे आपको एनर्जी आएगी, हाइड्रेशन आएगी और आपका लिवर फिट रहेगा। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं तो वो भी आपका काफी क्लियर हो जाएगा। मैम ग्लूटाथियोन जैसे इंजेक्शन के रूप में आता है, आजकल ज्यादातर कॉस्मेटिक में आने लगे बहुत सारे ब्रांड्स जो ग्लूटाथियोन लॉन्च कर रहे हैं। खास करके आप देखिए कोलेजन हो रहा है कि आप इसे रोज मॉर्निंग में पानी के साथ पीजिए, तो क्या ये हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया जाता है या स्किन के लिए? कोलेजन एंटी एजिंग की तरीके काम करता है। इसमें मेरीन कोलेजन सबसे बेस्ट होते हैं। तो अगर आप 35 या 40 प्लस है और आपको अपने फेस पे रिंकल्स दिखने लगे हैं तो आप कोलेजन ले सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप कोलेजन एक बढ़िया प्रोटीन के साथ लें जिससे उसका एब्जॉर्प्शन और अच्छा रहे। मैम जो आजकल जो ये हमारी युवा है जो 21-22 की, जिसको जेन जी भी कहा जा रहा है, तो ये आजकल कुछ ज्यादा ही कॉस्मेटिक और स्किन केयर की तरफ ज्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं, तो ये कम उम्र में ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल करना क्या ये सही है? नहीं, अगर आपको बहुत ज्यादा कालापन नहीं है या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपके लिवर में कोई इश्यूज नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे ही ग्लूटाथियोन यूज करना चाहिए। जब तक आपको ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपको अब यही एक इकलौता ट्रीटमेंट है तब तक आप ना कराएं इसको, अपने डॉक्टर से बात करें और टॉपिकल क्रीम्स वगैरह पे ज्यादा जाएं। मैम अगर हेयर फॉल के लिए अगर एक शैम्पू आपको सजेस्ट करना हो तो क्या करेंगे? देखिए मैं ब्रांड्स तो नहीं रिकमेंड कर सकती, पर ऐसा एंटी हेयर फॉल शैम्पू जिसमें ऊपर लिखा रहे एंटी डीएचटी, तो ये ऐसा होता है जो जेनेटिक हेयर फॉल में काम करता है। इसके अलावा जो बाकी इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं वो रिडेंसिल होते हैं, सौ पाल्मेटो होती है, कैफीन होती है। तो अगर किसी शैम्पू में ये सब है तो उससे हेयर फॉल आपका रुकेगा। हम बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ब्रांड्स जो ऑयल होते हैं खास करके हेयर ऑयल्स, वो मतलब ये कमिटमेंट करते हैं कि आपके हेयर बड़े हो जाएंगे, झड़ना बंद हो जाएगा, डैंड्रफ चला जाएगा, तो क्या ये लॉजिकली फिट है मैम एक ऑयल पे? ऑयल सिर्फ हाइड्रेशन के लिए काम करता है, वो भी बिफोर शैम्पू, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं होता। तो ये सब बस एक स्ट्रेटेजी है। कितनी देर तक ऑयल रखना चाहिए? और शैम्पू करने के 20 से 30 मिनट पहले आपको ऑयलिंग करनी चाहिए और उसके बाद वॉश कर लेना चाहिए। उसके आगे ऑयल कुछ काम नहीं करता। अगर आप 2 घंटे भी लगा के छोड़ रहे हो तो वो आपके स्कैल्प या बाल में एब्जॉर्ब नहीं होगा। मैम ऑयली स्कैल्प के लिए क्या करना चाहिए? ऑयली स्कैल्प के लिए आप क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज कर सकते हैं महीने में 2 बार, या फिर एक बार आप कीटोकोनाजोल शैम्पू वंस अ वीक यूज कर सकते हैं जो कि एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। उससे भी ऑयलीनेस काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा आजकल मार्केट में स्कैल्प पील्स आ रहे हैं, वो आप जाके डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक पे करवा सकते हैं। मंथ में एक बार भी करवा के अगर आप 4 सेशन ले लेंगे तो उससे आपके स्कैल्प की ऑयलीनेस और डैंड्रफ दोनों कंट्रोल हो जाएगा। मैम हमारी बहुत सारे स्किन ऐसे जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए पोर्स के लिए ऐसा कोई टाइटनिंग क्रीम नहीं आता। विटामिन सी सीरम से पोर्स थोड़े छोटे हो सकते हैं, तो विटामिन सी सीरम आप 10% या 15% के कंसंट्रेशन में यूज करिए, उससे आपकी स्किन हेल्दी रहती है। इसके अलावा इन क्लिनिक फ्रैक्शनल CO2 लेजर ट्रीटमेंट आता है, MNRF आता है, या थ्रेड्स होते हैं, इसको आप करवा सकते हैं। इससे आपको 1 महीने में विजिबल टाइटनिंग दिखने लगेगी। मैम कैसे पता चलता है कि एक्ने के लिए कौन सा सीरम यूज करना है, फेस के लिए नॉर्मल के लिए कौन सा सीरम यूज करना है और ऑयली के लिए कौन सा करना है? अगर आपके टेक्सचर अच्छे नहीं है तो उसके लिए क्या, कौन से सीरम कब लगाने हैं, किसमें कितना % क्या होना चाहिए, कब कैसे होता है? अगर आपके मॉडरेट एक्ने है तब आप सैलिसिलिक एसिड यूज करिए। अगर आपका ऑयली स्किन है तो नायासिनामाइड यूज करिए, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको हियालुरोनिक एसिड यूज करना चाहिए। मैम एक मेजर प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों की स्किन मिक्स होती है, हल्की सी ऑयली होती है नोज के पास, माउथ के पास, और बाकी ड्राई होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? और ऐसे कंडीशन में आपको ऐसा सेरम देखना चाहिए जिसमें जिंक, नायासिनामाइड और हियालुरोनिक एसिड तीनों, तो वो ज्यादा बेटर काम करेगा। अच्छा मैम जब बात करते हैं हम हेयर की, राइट, तो बहुत सारे जिसको गांव में दो मुहे बाल कहते हैं, हाँ जी, दो मुहे बाल जी, तो इस दो मुहे बाल के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे ठीक करें? क्या उसको बार बार कट कराने पे बार बार आना दो मुहे बाल, इसको कैसे ठीक किया सकता है? देखिए दो मुहे बाल इसलिए होते हैं क्योंकि बालों के एंड में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी कि गुड फैट्स जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाएं, प्रोटीन वाली चीजें ले जैसे कि सोयाबीन, मशरूम, ये सब, जिससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग बने। इसके अलावा ओवर द काउंटर आपको दुकान से भी बायोटिन कोलेजन के टैबलेट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप खा के अपने बाल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
और अपने बालों का प्रॉपर केयर करें, जैसे हफ्ते में एक बार शैम्पू करें, 20 मिनट्स पहले ऑयलिंग करें, कंडीशनर अच्छा हो। और आपको अगर कोई विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या लैब टेस्ट करा के उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। डाइट अच्छी रखनी होती है, पानी 4-5 लीटर पीना होता है, इससे हमारे बाल में हाइड्रेशन रहता है और स्ट्रांग रहती है, तो स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं गांव और शहर के लेवल पे कि उनको कटवा देते हैं कि अब स्प्लिट एंड्स दोबारा नहीं आएंगे, पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आपके जड़ों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा। जब उसमें न्यूट्रिशन पहुंचेगा तो स्प्लिट एंड्स होने आपके बंद हो जाएंगे। मैम हेयर में डैंड्रफ के लिए क्या करना चाहिए? और डैंड्रफ आपके मेलासीजिया फर फंगस से होता है, जो कि एक तरीके का फफूंद होता है। तो आपने देखा होगा गांव लेवल पे लोग दही नींबू ये सब यूज करते हैं, जो कि एक्चुअली काफी हद तक काम भी करता है। पर मान लीजिए किसी का बहुत ही सेवियर डैंड्रफ है और उस पे हमने ये सब चीजें यूज कर ली तो वो और ज्यादा बढ़ भी सकता है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप कीटोकोनाजोल शैम्पू या जिंक पायरिथियोन, ये सब शैम्पू आपको आराम से मिल जाते हैं। हफ्ते में एक बार आप यूज कर सकते हैं 3 महीने तक, और इससे आपका डैंड्रफ काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। पर अगर आपका डैंड्रफ इस शैम्पू के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस या सोराइसिस हो, तो उसके लिए अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। मतलब इन सारी चीजों के लिए घर पे उपाय करने से पहले एक बार डॉक्टर कंसर्न जरूरी है। जरूर जरूर। हम गांव में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि जब वो हेयर ग्रोथ की बात करते हैं या हेयर फॉल की बात करते हैं तो गांव में बेसिकली लोग क्या करते हैं कि अश्वगंधा, मुलेठी, आंवला एक मिक्स करके बना के बालों में लगा लिया। ये कहाँ तक सही है? देखिए इसमें बहुत कम ऐसा होता है कि जो आप चीज टॉपिकली लगा रहे हैं तो वो आपके स्कैल्प के थ्रू एब्जॉर्ब करे, क्योंकि उसमें सब में नैनो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वो इतने छोटे कण नहीं होते कि आपका स्कैल्प उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो इसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप हेयर सीरम खरीद लीजिए, जो अक्सर आपको दुकानों में मिल जाता है, जिसमें रिडेंसिल, एनागेन, एमिनेक्सिल ये सब होते हैं। इनके कॉस्ट भी कम होते हैं। वैसे इंग्रेडिएंट्स वाली सीरम आप यूज कर सकते हैं, वो आपके स्कैल्प के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा और आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। मैम जो नॉर्मल हेयर सीरम जो मार्केट में बिक रहा है इस वक्त, क्या वो हमारे बाल के लिए जिनकी स्कैल्प ऑयली है, क्या उनके लिए वो और ऑयल कर देता है या फिर मतलब उसे यूज किया जा सकता है? देखिए ऐसे हेयर सीरम्स भी हैं जिसमें ये ऑयल कंट्रोल वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे जिंक हो गया या नायासिनामाइड हो गया। तो अगर एक ऑयली स्कैल्प वाला उसे लगा रहा है तो उसका हेयर ऑयलीनेस कंट्रोल होगा। पर अगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, पैराबेन है, रिडेंसिल है, एनाकिन है, नॉर्मल हेयर फॉल के सीरम के इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ऑयल कंट्रोल ना कर सके, तो उससे आपका बाल और ऑयली हो जाएगा। मैम पीसीओडी हमारे यूथ में मतलब महिलाओं में देख लें तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम मानी जा रही है इस वक्त। पीसीओडी की वजह से जो हमारे फेस पे फेशियल हेयर्स आते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं उससे। तो एक मेजर प्रॉब्लम जो बनी हुई है, लोगों के अंदर डर होता है कि अगर हम अपने फेस के हेयर को हटाते हैं तो और थिक आएगा। ये क्या है, सही है या गलत है मैम? ये गलत धारणा है, क्योंकि पीसीओडी में जो हेयर आ रहा है वो आपके हार्मोन की वजह से आ रहा है। तो अगर आप इसे रेजर से भी हटाते हैं तो रेजर क्या करता है, वो आपकी जड़ के अंदर से बाल नहीं निकालता, वो ऊपर से कट करता है। जो नया बाल जो आता है वो थोड़ा आपको थिक लगता है पर वो होता नहीं है। तो इससे निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप पहले अपने पीसीओडी को ठीक करें, कंट्रोल करें। उसके लिए आप एक प्रॉपर डाइट पे आए, प्रॉपर हेयर और स्किन सप्लीमेंट्स ले, और डाइट और एक्सरसाइज से अपना पीसीओडी कंट्रोल करें। उसके बाद आप इस पे लेजर हेयर रिमूवल करा सकते हैं, जो कि आजकल हर शहर में है। जी जी। उससे आप 6 से 8 सेशंस में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे आपको लाइफ लॉन्ग वैक्सिंग, रेजर और ये सब कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैम स्किन वाइटनिंग के लिए या ग्लो के लिए हमें कोलेजन ना लेना हो जी, तो इसके लिए फिर क्या रिकमेंड करेंगे आप? स्किन वाइटनिंग के लिए आप नायासिनामाइड यूज कर सकते हो, ग्लूटाथियोन जो कि हमने अभी डिस्कस किया, आईवी, आईएम या फिर टॉपिकल क्रीम्स या टैबलेट की तरीके, वो आप सेफली यूज कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। मैम जब भी हम फेस की बात करते हैं, हेयर की बात करते हैं, तो हमारी जो जनता होती है, जो खास करके बैकवर्ड होते हैं या फिर सामने फ्रंट पे हमारी ऑडियंस होती है, उन्हें ये लगता है कि इतना खर्चा कौन करे। जी जी, क्योंकि ये एक खर्चे का मुद्दा बन जाता है। तो आप उन दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगी कि कितनी जरूरी है उनकी लाइफ में ये फेस की चीजें, जो एक्ने प्रॉब्लम हो रही है, छाइयां हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया? मतलब एक नॉर्मल चीजें कह रही हूँ, तब उन्हें क्या कहेंगे? देखिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शहरों और गांव में लोग डीआईवाई कर रहे हैं, कि अपने हिसाब से कुछ भी बना के फेस या स्किन पे लगा ले रहे हैं, और फिर डॉक्टरों के पास उनको जाना ही पड़ रहा है क्योंकि आपको एलर्जी हो जा रही है या कोई नई बीमारी क्रिएट हो जा रही है। जैसे कि एक अंकल मेरे पास आए थे, उनको मोल्स और वॉट्स थे, तो उन्होंने अपनी पीठ पे ये गार्लिक जिंजर का पेस्ट लगा के रात में छोड़ दिया। सुबह तक उनको स्किन अल्सर हो चुके थे।
ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने YouTube पे जो चीज देखी हो वो आप पे काम ही करेगा। कई बार वो इतनी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है या ऐसा एलर्जी दे देती है जो जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ती है और उसमें आपके कई हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा फीस देके लोकल डॉक्टर को ही दिखा लें, एक प्लेन एमबीबीएस को ही दिखा लें। वो आपको गाइड कर सकता है कि आपको क्या दवाई लेनी है। लो बजट में भी दवाइयां लिखी जा सकती हैं, आप उनको यूज करें ऐसे डीआईवाई करने की जगह। कहीं ना कहीं जो घरेलू नुस्खा है वो हमारे चेहरे, स्किन और हेयर के लिए काफी नुकसानदायक है। नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि आजकल कोई भी चीज ऑर्गेनिक भी नहीं है। मैम कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम जो आपने फेस की हो अपने फेस को लेकर के, या कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आया हो जिसके ये घरेलू नुस्खे की वजह से फेस पे कोई प्रॉब्लम हो गया हो? और एक पेशेंट मेरे पास 2 साल पहले थी, उन्होंने बहुत ज्यादा लेमन लगा के, लेमन और हनी का पैक लगा के छोड़ दिया था और उनकी पूरी स्किन पील कर गई थी फेस की, मतलब एकदम 3rd डिग्री बर्न जिसे कहते हैं वैसी उनकी हालत हो गई थी। वो कंट्रोल करने में हमें 6 महीने से ऊपर लग गए थे और उसके बाद भी आज भी उनकी पूरी 100% पहले जैसी स्किन नहीं है। तो मैं जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं व्हाइटनिंग के लिए, मैं उनको ये जरूर बताती हूँ कि चेहरे पे नींबू ना लगाएं। तो आई थिंक वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था क्योंकि उसमें पूरी स्किन निकल गई थी और प्रॉपर रेडनेस थी और उसको कंट्रोल करने में हमारे हाथ पांव फूल गए थे। मतलब नींबू और जो शहद है शहद वो लगाया चेहरे था पे मुझे, इतना नुकसान कर गया। इतना नुकसान कर गया था कि उनकी स्किन पील कर गई थी। मैम फेस वैक्सिंग जो होती है, जी। जो वैक्स करा रहे हैं लोग आजकल हीट करके, जी। ये क्या हमारे चेहरे को हार्म करती है? देखिए, कुछ लोगों को इससे एक्ने इरप्शंस हो जाते हैं, कुछ को हाँ। एलर्जी होती है, कई लोगों की स्किन बर्न हो जाती है। पर अगर आप किसी बहुत अच्छे टेक्नीशियन के हाथों में हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। पर लॉन्ग टर्म आपको जैसे 10 साल 15 साल बाद स्किन लैक्सिटी की समस्या हो जाएगी। इसमें आपकी स्किन हल्की होके लटकने लगती है, मतलब झुर्रियां आ जाती हैं झुर्रियां इसमें। आ जाती है, या फिर ऐसा होगा कि आपके जो चीक की स्किन है वो लटक के आपके नेक तक आने लगती है, जो वैक्सिंग स्किन जिसे हम बोलते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आई गेस सबसे अच्छा होता है या तो आप डर्मा प्लेनिंग या रेजर ऐसा कुछ फेस पे करें और उसके बाद आप लेजर हेयर रिमूवल करा लें। मैम स्किन टाइटिंग जो जी। आजकल लोग करा रहे हैं, खास करके जिसको जी। झुर्रियां आ जा रही हैं, जी। 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 स्माइल लाइन आ जाती है, जी। जॉ लाइन आ जाती है, बहुत लोग स्किन टाइट करने के लिए बहुत सारी चीजें, मेडिसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं? पहले बात करते हैं इंजेक्टेबल्स की। अगर आपके बहुत ज्यादा एजिंग और रिंकल्स है कि वो आपके डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, आप मेंटली अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तब आप फोरहेड के लिए बोटॉक्स करा सकते हैं। क्रोज आई जो आपके आंखों के आसपास है, क्रोज फीट के लिए आप जो बोटॉक्स इंजेक्ट करवा सकते हैं। बाकी फेस के लिए आप फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट ये सब करवा सकते हैं जो कि इंजेक्टेबल थेरेपीज हैं। अगर उसके अलावा आपको ये सब इंजेक्शंस नहीं लगवाने हैं, आपको कुछ लेजर जैसा करवाना है, तो इस वक्त हाइफू या आरएफ आप करवा सकते हैं फेस टाइटनिंग के लिए। अब ये सब चीजें तभी करानी चाहिए जब आपको इसकी एक्चुअल नीड हो। आप 40-45 प्लस हो, आपको रिंकल्स काफी आ रहे हो, आपने टॉपिकल और डॉक्टर रिकमेंडेशन यूज करके देख लिया और उसका कोई रिजल्ट नहीं है, तब आप इन चीजों पे जाएं। फिर अपना डॉक्टर चूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितना स्किल्ड है, जो मशीन्स है वो CFDA सडेस्को अप्रूव्ड है कि नहीं, वैसी मशीन से कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जाएं। मैम क्या ये सब करने के बाद से क्या उन लोग की लाइफ वैसे ही नॉर्मल रहती है या फिर उसका कुछ ज्यादा केयर करना पड़ता है? नहीं, केयर नहीं करना पड़ता। अगर आप हाई एंड ट्रीटमेंट्स के लिए जा रहे हैं, जैसे स्किन टाइटनिंग हो गया, तो उसके साल में 2-3 सेशन होते हैं। अगर आप आरएफ से कर रहे हो, हाइफू से करा रहे हो, तो कई जगह एक ही सेशन लगता है। तो उसके बाद आपको कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। ये रही सारी जानकारी हमारे पास फेस से रिलेटेड, बाल से रिलेटेड, और जितनी भी जानकारी थी मैम ने आपको बताया। और ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे। नमस्कार।